नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों मैं आप सभी के लेके आया हूँ गणित यानी कि गणित की एक सीरीज़ लेके आया हूँ, यानी कि मैथ्स की एक कॉमन सीरीज़ लेके आया हूँ। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर मैथ्स गणित पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और ये आज हमारी साझेदारी का चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले 2 बन चुके हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों हमारा, क्या है पहला सवाल, चलते हैं भाई उसी पे। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है 11वां। इससे पहले हमारे 10 सवाल हो चुके हैं क्योंकि 2 वीडियो पहले बन चुकी थी इसलिए, है ना। तो आपने अगर वो बेसिक नहीं देखा तो मैंने बिल्कुल ये जो साझेदारी का जो पार्टनरशिप का जो चैप्टर है बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है। तो आप उसको जाके ज़रूर देखिए। तो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। यानी कि साझेदारी में तो भाई वो जो आपस में पार्टनर बनेंगे तो सीधी बातें मिलकर ही करेंगे। तो क्या हुआ दोस्तों कि प्रारंभ यानी कि जब शुरुआत हुई थी तो ए ने कुछ पूंजी लगाई। अब ये नहीं दिया हमें कि कितनी लगाई, लेकिन कुछ पूंजी लगाई। और 6 माह बाद, इसके 6 महीने बाद क्या बी आ गया और बी ने क्या कि जो ए ने लगाई थी ना उससे दुगनी पूंजी लगा दी। यानी कि उससे दुगनी रकम किसने लगा दी, बी ने लगा दी। पर ये ए ने तो स्टार्ट किया था, है ना। अब क्या हुआ कि जैसे बी आया ना तो बी के भी कुछ महीने बाद, यानी कि जो अब 8 माह बाद, लेकिन वो बी के नहीं 8 माह टोटल, यानी कि जो शुरुआत में जो ए था ना उसके 8 महीने बाद क्या हुआ, सी आ गया। और सी ने क्या करा कि ए से भी तिगनी पूंजी लगा दी, यानी कि 3 गुना पूंजी लगा दी। भाई दुगनी यानी 2 गुना, तिगनी यानी 3 गुना, यानी कि तिगनी यानी कि 3 गुना पूंजी लगा दी। अब क्या हुआ कि वर्ष के अंत में, यानी कि जैसे ही साल खत्म हुआ तो उनको क्या हुआ कि 36,000 रुपये का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ, सबको मिलकर 36,000 रुपये का लाभ हुआ। तो बोला है कि कुल लाभ में से सी का भाग कितना होगा। यानी कि दोस्तों आपको करना क्या, दोस्तों आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है और क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमारे जो करने का तरीका है हम एक ही विधि से करेंगे। मैंने बोला है कि एक ही विधि से हम जितने भी साझेदारी के सवाल होंगे, अगर हमको बेसिक याद होगा तो हम हाई लेवल, कितने ही हाई लेवल के सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, हम उसको सोल्व कर देंगे। और ये सवाल जो पिछले साल किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया मैं वही ले रहा हूँ, है ना। यानी कि जो पिछले सालों में जो पूछे गए हैं उस सवाल का हम रिवीजन कर रहे हैं। यानी कि हम बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं हम दोस्तों की, एक तरफ तो ए है तो हमने ए लिख लिया। थोड़ा सा पेन नहीं चल रहा है इसलिए इतना ये एक तरफ बी लिख लिया और एक तरफ क्या 3 जने, तो हमने 3 जने लिख लिए ए बी सी। तो क्या हुआ कि ए ने तो प्रारंभ किया था, क्या है कि ए ने व्यापार प्रारंभ किया और कुछ पूंजी लगाई। तो पूंजी का हमें नहीं मालूम है कितनी लगाई, यानी पूंजी यानी कि रुपए। तो हम क्या करते हैं उसको आर से डिनोट कर दे। तो आर ने लगाई, है ना। कितने, कहाँ कब तक के लिए लगाई, देखिए उसने लिखा कि वर्ष के अंत में, यानी कि कुल मिला के ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ कहाँ तक की बात चल रही। तो वर्ष के अंत में यानी कि सीधी सी बात है उसने 12 महीने के लिए लगाई होगी, और कुछ दिया ही नहीं, एक के बारे में यही दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ पूंजी लगाने के बाद क्या बी आ गया था। तो बी आ गया था तो वो कितने महीने बाद आया था, वो 6 महीने बाद। तो 12 में से अगर वो 6 महीने बाद आएगा तो सीधी सी बात है वो कितने महीने के लिए आया होगा, तो वो महीने के लिए आया होगा दोस्तों, कितने, 6 महीने के लिए। लेकिन उसने क्या करा था कि जो उसने ए ने पूंजी लगाई थी उससे दुगनी पूंजी लगाई थी। तो ए ने कितनी पूंजी लगाई थी, तो ए ने लगाई थी दोस्तों आर पूंजी, बस इतनी लगाई थी ना, हमें नहीं मालूम था उसका, और इसने दुगनी लगाई तो सीधी बात है ये 2 आर कर देते हैं, यानी कि 2 आर, यानी कि ये हो गई इसकी दुगनी पूंजी। समझ में आ रहा है ना आपको। अरे कुछ नहीं भाई, ए ने कुछ पूंजी लगाई थी, नहीं मालूम है तो हमने क्या कर दिया, आर लगा दिया, यानी कि रुपए। अब क्या हुआ कि 6 महीने बाद बी आया, तो 6 महीने बाद हमने 6 महीने लिख दिया और बी आया, और उसने क्या हुआ कि जो ए ने जो पूंजी लगाई थी, यानी कि जो रकम लगाई थी, जो रुपए लगाए थे उससे दुगने लगाए थे। जो ए से दुगने किसने लगाए थे, बी ने। तो बी का कितना हिस्सा होगा, जब ए का हमने आर मान लिया तो सीधी सी बात है आर का दुगना क्या होगा, बोले 2 आर। तो 2 आर हमने बी का हिस्सा लिख दिया। अब बात चलती रही। अब क्या, 8 महीने के बाद, अब दोस्तों अब 12 महीने थे, अब 12 में से 8 महीने बाद कोई आएगा तो उसमें से महीने कितने बचेंगे, बोले 4। तो ये 4 महीने के लिए कौन आया, सी आया, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सवाल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है कि 4 महीने के लिए सी आया, और सी ने भी क्या करा है कि जो ए ने जो पूंजी लगाई थी ना उससे तिगनी लगा दी। यानी कि ए ने अगर आर लगाई तो उसने क्या करा दोस्तों, उसने क्या करा कि 3 आर लगा दी। यानी कि भाई ये 3 आ रही तो उसका तिगना होगा ना, तो ये इनकी पूंजी आ गई आपस में। तो बस ये इनका अनुपात जम गया है ना भाई। हमने पहले अनुपात समानुपात का जो वीडियो पूरा का पूरा अध्याय कर चुके तो वो हमको बहुत काम में आ रहा। तो आगे अनुपात समानुपात तो हमको आता है क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, और जो नए आए वो सीख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस वीडियो के बाद आप वो जाके बिल्कुल देख सकते हैं। तो क्या हुआ कि अब इनका आपस में गुणा कर देंगे। ये इनके बीच में अब यूँ समझ लीजिएगा अनुपात लगा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, अब आर का गुणा 12 में करेंगे तो क्या होगा, बोले 12 आर। तो ये हमारा हो गया 12 आर, है ना। इसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी, बोले ये भी 6 दूनी हमारा कितना हो जाएगा, भाई गुणा कर रहे हैं आपस में और कुछ भी नहीं कर रहे थे, ये 6 दूनी 12 आर।
और ये क्या हो 3 चुकू ये भी हो जाएगा हमारा दोस्तों कितना 12R। तो इन सबका जो अनुपात आया ना वो 12R 12R 12R, यानी कि उनका अनुपात सब 12 से कट रहा है। तो ये हम क्या करें सीधा सीधा सोल्व कर देते हैं कि उनका अनुपात कितना आया। बोले सबका अनुपात आया आपस में 1:1:1:1, यानी कि सभी का हिस्सा बराबर है। तो क्या हुआ कि वर्ष के अंत में कुल कितने रुपए मिले थे उन्हें, बोले कि 36,000 रुपये मिले थे। तो अब ये हम क्या ऊपर वाला मिटा देते हैं, ये सब हमको आ गया कि भाई ये कैसे क्या आया, तो ये हमने मिटा दिया। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ना, देखो ये दोस्तों अगर नहीं समझ में आता ना तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वीडियो को क्या करें रिवाइज करके देख लें, है ना। 2 बार भी आप इस वीडियो को ढंग से देख लेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा पूरा तैयार हो जाएगा। तो इसका एक है भाग आया था, इसका भी एक भाग आया था और इसका भी एक भाग आया था, और ये नीचे के हम मिटा देते हैं। तो इन सबका हिस्सा कितना आया, इन सबका अनुपात कितना आया, बोले 1:1 अनुपात आया। देखिए दोस्तों इन सबका 1:1 अनुपात आया, और इन सब ने जो लाभ कमाया था, वो जो लाभ कमाया था इन सब लोगों ने वो कितना कमाया था, वो कमाया था 36,000। तो ये तीनों अनुपात कितने हो गए, बोले 1 और 1 और 1, जब तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, बोले सर ये तो हो जाएगा 3 अनुपात। भाई 3 अनुपात, ये A4 अनुपात हम लिख रहे हैं, है ना। ये ए हम सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार लग रहा है, आप चाहो तो X भी मान सकते हो, लेकिन मैं A4 अनुपात मानता हूँ इसलिए मैं A लगाता हूँ, ठीक है। इस बात का समझ में। अब 3A बराबर उसकी टोटल राशि कितनी थी, बोले 36,000 रुपये सर उनको लाभ हुआ था। यानी कि 3 अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 36,000 रुपये। 3 अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 36,000। मैं बोलूँ नहीं 3 अनुपात की वैल्यू 36,000, मुझे तो 1 अनुपात की वैल्यू बताओ। तो 1 अनुपात की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, बोले 36,000 में हम क्या करेंगे, बोले 3 का भाग दे देंगे। भाई यही करेंगे ना, भाई 1 अनुपात की वैल्यू नहीं, 36,000 को 3 जनों में बांटना है तो उसके 3 भाग कर देंगे, 3 भाग यानी 3 से भाग कर देंगे। तो 36,000 में दोस्तों हम क्या करेंगे, जब 3 से भाग देंगे यानी 3 का भाग हमें 36,000 में देना है। तो देखिए 3 एकम, ये नीचे तो 1 आ जाएगा तो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, ऊपर क्या आ जाएगा 3 एकम 3, 1 और 3 दूनी 6, और ये कितना था 3 0। तो ये हमारा कितना आ गया, 1 अनुपात की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 12 और 3 0, यानी कि 12,000। जब 1 अनुपात की दोस्तों वैल्यू कितनी निकल के आ गई 12,000, तो सी का भाग कितना था, अरे सी का अनुपात भी 1 था, ये सी का अनुपात भी 1 था, तो इसमें 12,000 का इंटू कर देंगे तो ये राशि कितनी होगी, बोले 12,000। तो दोस्तों देखिए सबका अनुपात सेम सेम है, तो सबको कितना कितना पैसा मिलेगा, बी को 12,000 मिलेगा, ए को 12,000 मिलेगा, और सी को भी कितना मिलेगा 12,000 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि सबका अनुपात समान है, सबका अनुपात समान है, सबका अनुपात क्या है 1:1 अनुपात आया। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ये 12,000। तो कैसा लगा वीडियो, देखिए दोस्तों मैं क्या बोल रहा कि मैथ्स बिल्कुल हलवा है, और मैथ और रीजनिंग ही ऐसी चीज़ है कि आप इसमें से पूरे नंबर ला सकते हो। अगर आपको किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको मेरिट में आना है तो मैथ और रीजनिंग ही दोस्तों सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इसी से जो भी विद्यार्थी होते हैं वो मेरिट में आते हैं और सिलेक्शन अपना पाते हैं। ओके, तो चलिए हमारा अगला सवाल पे चलते हैं। तो 12वां सवाल दोस्तों ऐसा ही है, तो आप सेम सवाल में टाइम बढ़ाने से कोई मतलब नहीं। अब हम चलते हैं डायरेक्ट हमारा कौन सा 13वां सवाल पे। तो दोस्तों हम आ गए हमारे 13वें सवाल पे। क्या है हमारा 13वां सवाल, 13वां सवाल है कि ए बी और सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है। यानी कि अब क्या उनको पहले ही व्यापार में जो लाभ मिल गया वो लाभ को बंटवारा कर रहे हैं। तो क्या है कि जो ए है ना, ए के भाग का 3 गुना, ए के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 5 गुना और सी के भाग का 7 गुना आपस में क्या है बराबर है। जो बोला गया वही लिखेंगे, यानी कि ए लिखेंगे ए के भाग का 3 गुना, यानी कि हम क्या करेंगे 3 गुना, यानी जो गुना होता है वही, इनके बीच में बराबर, क्योंकि बराबर उसने बोला हुआ यहाँ, है ना, बराबर। फिर बी के भाग का, तो बी के भाग का 5 गुना, तो ये बी के भाग का 5 गुना बराबर कितना है सी के भाग का 7 गुना, तो ये सी के भाग का 7 गुना हमने ये नोट कर लिया। ये सब आपस में बराबर है। अब ये जो इक्वेशन दी है ना, और उसने बराबर है, तो वर्ष के अंत में यानी कि अब तो देखिए सबके वर्ष के अंत में यानी सभी बराबर बराबर भागों में, तो इनमें हमें 12 का गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी का बोला है उसने, ये नहीं बोला कि ये बाद में आया ये पहले आया। अगर बाद में पहले आता तो हम क्या करता उसमें उसी का 12, या 6 महीने बाद आता तो 6 का गुणा करते, वो करते। लेकिन इसमें ये ऐसा हमें कुछ भी नहीं बोला, तो हमें 12 का गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वर्ष के अंत में हमें 12 अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू बढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं होगा, है ना। तो हम इसी इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं, और वर्ष के अंत में तीनों को मिलने वाले लाभ की राशियों का अनुपात पूछा है, यानी कि जो इसका अनुपात निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला है आपसे कि पहले हम अनुपात समानुपात का वीडियो का पूरा अध्याय कर चुके हैं। अनुपात समानुपात कैसे निकालते हैं मैंने बता रखा है। तो देखिए दोस्तों आपको ये तो मालूम है कि दो संख्या का अनुपात निकालेंगे, और दोनों के बीच में इन संख्याओं के बीच में कोई अंक है और उनके बीच में गुणा का निशान है और बीच में बराबर हो रहा है, तो
तो क्या करेंगे कि हम पहले इन दो संख्याओं का अनुपात आपस में निकाल लेंगे। कुछ किस किस का, a×3 बराबर b×5। तो जब दोस्तों इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a लिख लेंगे और यहाँ पे b लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, a लिख लेंगे और b लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, ये हमने नोट कर लिया। तो क्या हुआ दोस्तों कि जब भी किसी संख्या के साथ गुणा में कोई संख्या गुणा में हो और उनके बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तो वो संख्या का मान बदल जाता है। मान कैसे बदल जाता है, मतलब कहने का मतलब इस a का मान तो 5 हो जाएगा और इस b का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आई ना। अरे भाई, किसी भी संख्या के साथ गुणा में हो और उनके बीच में आपस में क्या है, बराबर हो, तो उस संख्या का मान बदल जाता है, विपरीत हो जाता है, विपरीत उल्टा हो जाता है। यानी कि a का मान यहाँ पे 3 दिया तो अब a का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो a के नीचे हम 5 लिखेंगे और b का मान क्या दिया, 5 दिया, तो उसके जगह जो a का मान था वो b का लिखेंगे, तो b का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आपको समझ में आया ना कि यानी कि a की जगह हमने 5 लिख दिया और b का मान हमने कितना लिख दिया, 3 लिख दिया, क्योंकि ये इसमें आपस में बीच में बराबर का निशान था और इनके बीच में ये इंटू का चिन्ह लगा हुआ था। तो ये हमारा क्या हो गया, ये यहाँ से थोड़ा सा 3 लिखा है यहाँ पे, तो ये हमने ये 3 लिख दिया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हमको निकालना है, क्योंकि c भी है तो c का भी निकालना है। तो c का निकालना, तो c का कैसे निकालेंगे, तो c का दोस्तों कैसे निकालेंगे, देखिए मैं यहाँ से ये मिटा रहा हूँ। ये जो मैंने फालतू कचरा करा था ये हमने मिटा दिया। थोड़ा मैं फिर से लिख देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या है, b है ना, और यहाँ पे क्या था, ये बराबर है, कितना यहाँ पे बराबर है। तो अब हमने ये a और b का निकाल लिया। अब हमें क्या और b और c का निकालना है। तो इसको हम भूल जाते, किसको भूल जाते, इस a को भूल जाते। अब हमें इन दोनों का मान निकालना है, इन दोनों का मान निकालना है। तो इस दोनों में भी वही कंडीशन सेम आ रही। क्या कंडीशन सेम आ रही कि भाई इनमें भी बराबर का चिन्ह है बीच में और दोनों के भी और दो संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है। तो हम क्या करेंगे, इनका भी मान विपरीत कर देंगे, विपरीत कर देंगे यानी कि उल्टा कर देंगे। यानी कि जो b का मान है वो 5 दिया ना, तो b का मान हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो लेकिन वो 7 हम कहाँ लिखेंगे, बोले सर b के नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, जिसका अनुपात उसके नीचे लिखेंगे और जिस संख्या के साथ ही उसके सामने लिखेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने ये b का अनुपात कितना, वैसे तो b का 5 था, लेकिन ये बराबर के चक्कर में, ये बराबर और इंटू के चक्कर में क्या हुआ, इस b का मान विपरीत हो गया, हमने 7 लिख दिया। इसी प्रकार के c का मान तो 7 है, लेकिन ये बराबर और इंटू के चक्कर में हमने क्या करा, c का मान कितना लिखेंगे, बोले सर 5 लिखेंगे। लेकिन ये हमने ये 5 यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें सामने के सामने जिन दोनों का आपस में कंपेयर चल रहा है, दोनों का आपस में बराबर चल रहा है, तो सीधी बात है ना कि सर वो उसके सामने ही उसका अनुपात लिखेंगे, इसलिए हमने c का मान यहाँ नहीं लिखा। अब आपको कुछ नहीं, अनुपात समानुपात का तो आपने किया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको सोल्व कर देते हैं। तो सोल्व कर देते हैं। देखिए दोस्तों, एक स्थान यहाँ खाली है और एक स्थान यहाँ खाली है, तो इन दोनों स्थान को भरना होगा। तो इन दोनों स्थान का भरने का रूल क्या होता है कि जो संख्या इसके बगल में होती है उसी को बढ़ा दी जाती है। तो देखिए इसके बगल में क्या है, इसके बगल में ये 3 है, तो इस 3 को ही क्या दोस्तों आगे बढ़ाकर यहाँ पे नोट कर देंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये 3 यहाँ पे आ गया। अब इसके बगल वाली संख्या कौन सी, इसके बगल वाली 7 संख्या है, तो ये 7 को ही हम क्या बढ़ा के यहाँ कर देंगे। तो ये हमने 7 कर दिया। इसकी जगह चाहे 5 होता, 3 होता, 4 होता, कुछ भी होता, उसी संख्या को क्या है दोस्तों आगे बढ़ा दिया जाता है। तो बस अब ये जो हमने ऐसा नोट किया ना, तो अब कुछ नहीं होता है दोस्तों। इसका क्या रूल होता है कि बस इनका आपस में क्या होता है, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है, बस और कुछ भी नहीं होता है। कैसा गुणा होता है भाई, ये 5 और 7 का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 5 7 कितने होते हैं, तो 5 7 होते हैं 35। तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ ये 35, 5 7 35, ये नीचे 35 है ना, इस बात का ध्यान देना आप, ये नीचे 3 है, तो ये हो गया 5 7 35। फिर ये 3 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बोले 3 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, बोले 21, 3 7 21। इसी प्रकार ये 3 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15। यानी कि कहने का मतलब है कि a का अनुपात तो 35 आया, b का अनुपात 21 आया और c का अनुपात कितना 15 आया। अगर ये तीनों किसी एक पहाड़े से कट रहे हो तो हम इसको काट सकते हैं, अगर नहीं कट रहे हो तो यही हमारा अनुपात होगा, यही हमारा क्या है, इन राशियों का क्या होगा, अनुपात होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या है, ए का भाग कितना, ए बराबर 35 आया, बी बराबर 21 आया और सी बराबर 15 आया। तो यही हमारा आंसर है। आपको समझ में आया ना। बस आपको यहाँ पर यही ध्यान देना है कि जब भी कोई संख्या इनटू में हो, गुणा में हो और उनके बीच में बराबर का निशान लगा है तो उनका मान विपरीत हो जाता है। इसमें बस यही सबसे बड़ा रोल था और कुछ भी नहीं। तो कैसा लग रहा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये आप ही के लिए कर रहे हैं। मज़ा आ रहा हो ना। देखिए आपको मज़ा आ रहा हो तो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ो। देखिए दोस्तों कुछ भी नहीं रखा मैथ में, बिल्कुल हलवा होती है मैथ।
लेकिन हमें क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हमें उसकी शुरुआत से आना चाहिए। हम शुरुआत अगर हमें एक बार हमारा बेसिक तैयार हो जाएगा तो हम क्या बड़े से बड़े सवाल बड़े आसानी से कर लेंगे। बस फिर वो कुछ नहीं दोस्तों, वैल्यू बदल जाता है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका क्यूब कर दो, इसको माइनस कर दो, बस यही घुमा फिरा के सवाल पूछता है, लेकिन उसका बेसिक हमें याद होना चाहिए। तो चलिए हमारा अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? तो दोस्तों ये हमारा सवाल है, और ये कोई मैंने जो रेलवे में जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए थे ना, वहाँ से ये सवाल उठाए गए हैं ना। तो सवाल सब आपके जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है ग्रेजुएट लेवल पे, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, मैं बता रहा हूँ। और मैंने अच्छे खासे सवाल ही लिए, क्योंकि हमारा ये चैप्टर नंबर आज यानी कि पार्ट कौन सा है, 3 है, इसलिए क्या है कि अब सवालों का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो क्या करते हैं, हमारा सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ कि ए बी सी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया, नहीं ए बी दोनों ने, ए बी ने, सिर्फ सी नहीं है, सॉरी दोस्तों, ए तथा बी ने मिलकर क्या किया, व्यापार आरंभ किया। तो ए ने क्या है कि 30,000 रुपये लगाए, कितने, 30,000, और 8 माह के लिए निवेश किए। कितने महीने के लिए, 30,000 रुपये लगाए, लेकिन कितने महीने के लिए किए, 8 महीनों के लिए, साफ साफ बोल दिया निवेश किया। तथा बी ने कुछ पूंजी लगाकर, और बी ने कितने लगाए ये नहीं बताया कुछ, यानी कुछ भी लगाया होगा उसने, और 6 माह तक व्यापार में रहा। ये क्या है कि वो 8 महीने के लिए रहा था, ये 6 माह तक, दोनों के अलग अलग दे दिए। अंत में बी को कुल लाभ का, यानी कि जितना भी जो लाभ हुआ था, इन दोनों ने जो पैसे लगाए थे, जितने महीनों के लिए लगाए थे, तो जो बी को क्या है कि कुल लाभ का, यानी कि उसका जो टोटल लाभ हुआ था, उसको क्या है कि कुल लाभ का 7/11 है ना, 7/11 उसको जो भाग मिला है, किसको, बी को। तो पूछा है कि बी ने कितना धन कमाया है, यानी कि उसने कुल कितना कमाया है ना भाई, उसने लगाया था कितना, उसने कमाया कितना, ये सब कुछ पूछा है। तो ये सवाल देख के तो आपके तोते उड़ गए होंगे। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको अगर बेसिक याद है तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो बेसिक हमारा क्या है कि वही, तो यहाँ क्या करेंगे, हम ए लिखेंगे, तो ये हमने ए लिख दिया, और यहाँ क्या लिखेंगे, हम बी लिखेंगे। भाई दो ही चीज़ दी तो दो ही लिखेंगे। तो ए ने क्या करा, 30,000 रुपये लगाए थे, क्या करा, 30,000 रुपये लगाए थे, 30,000, तो हमने ये 30,000 हमने क्या नोट कर दिया। दोस्तों थोड़ा सा पेन ऐसा चल रहा है ना, इसलिए थोड़ी सी राइटिंग ऐसी आ रही है ना। 30,000 कितने दिनों के लिए लगाए थे, बोले 8 महीने के लिए, तो हमने ये 8 कर दिया, गुणा 8, ठीक है ना भाई। यहाँ इसका अनुपात लगाओ या ना लगाओ, आपकी मर्जी है। और बी का क्या लफड़ा था, बी का तो कुछ पूंजी नहीं दी थी, तो हमने क्या 8 रुपये मान लिए, और कितने महीनों के लिए लगाए थे, बोले 6 माह के लिए। ये तो हो गई इनकी इक्वेशन। लेकिन दोस्तों क्या है कि हम अनुपात समानुपात का एक रूल होता है, क्या रूल होता है कि हम जैसे ये 5:6 लिखा ना दोस्तों, तो इसको हम क्या सर लिख सकते हैं, इसको 5/6 भी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/6। मान लीजिए कहीं पे लिखा 3:5, तो इसको हम कैसे भी नोट कर सकते हैं, इसको हम 3/5 भी कर सकते हैं। मतलब हम इस अनुपात को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बटे वाली फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में, अब पहली वैल्यू तो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू तो दूसरी वैल्यू, यानी पहली वैल्यू ऊपर आएगी, जो पहला वाला अंक होगा वो ऊपर आएगा, दूसरा वाला अंक नीचे आएगा। यानी कि हम इसको बटे के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इस सवाल में हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए। तो बस यही बेसिक तो रूल ही तो सीखना है आपको, तभी तो आप मैथ्स में हीरो बनेंगे ना भाई। हम जीरो से इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि एक एक चीज़ बताएं, है ना। ऐसे फटाफट करके आगे निकल जाने से कोई मतलब नहीं। तो क्या हुआ कि दोस्तों हम भी इसको इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। क्या फॉर्मेट में कि 30,000, तो क्या हमने 30,000 रुपये नोट करे, इंटू 8, और बटे में क्या लिखना है हमने, R/6। ये हमारा सवाल हो गया, मतलब ये हमने नोट कर दिया। अब आगे की कहानी क्या है, यहाँ पे बराबर लिख रहा हूँ मैं, और आगे की कहानी बता रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समझने की बात ये है कि वर्ष के अंत में कुल लाभ का, अब कुल लाभ कितना भी हुआ हमें नहीं मालूम है, लेकिन कुल लाभ का 7/11 बी को मिला भाई, किसको मिला, बी को मिला। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे 7/11 या 3/5 या कुछ भी ऐसे दिया हो ना, तो उसमें से जो कुल लाभ होता है, कुल रकम होती है, जो कुल माना जाता है, तो कुल किसको माना जाता है, इस 11 को माना जाता है। यानी कि जो नीचे वाली संख्या होती है, जो बटे वाली संख्या होती है, चाहे यहाँ 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, तो वो जो मेन कौन सी संख्या जो कुल होता है ना, वो कौन सी होती है, वो जो नीचे वाली संख्या होती है ना, वो कुल कहलाती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 3/5, तो 3/5 है ना, कुल लाभ का 3/5, तो कुल लाभ कितना हुआ, बोले बोले 5 हुआ होगा, और 5 में से तीसरा भाग। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी बात यही चल रही, यहाँ पे भी कुल भाग कितना हो गया, बोले कुल भाग होगा 11, है ना, 11। तो 7/11, यानी कि बी को कितना मिला, बी को मिला। अब यहाँ पे मैं सही से आपको नोट करके दिखा देता हूँ, ये यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही से नोट करके दिखा रहा हूँ।
बस यहीं पे आपको बात को समझना है और कुछ भी नहीं है, बस सवाल समझ लो, हो गया। यहाँ पे आपने समझ लिया तो सवाल हो गया। तो देखिए हमने क्या किया, ए लिखा और ये बी लिखा, ठीक है ना दोस्तों। अब टोटल क्या है कि 7/11 था, तो 11 में से ये 11 टोटल कुल भाग है दोस्तों। 11 में से अगर बी को 7 मिल गया, कितना मिल गया, 7 मिल गया, तो बचा जो भाग है यानी कि 11 में से अगर 7 मिल गया तो बचा कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि सर 11 में से 7 चले जाएंगे तो बचेगा कितना, बोले 4 बचेगा। वो तो 4 बचेगा तो वो किसको मिलेगा, तो वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा। समझ में आया ना, समझ में आया ना। और ये अनुपात है, यानी कि कुल कुल जो लाभ हुआ था 7/11, तो 7/11 कुल नहीं लिया, उसने बोला है कि अंत में बी को कुल लाभ का, यानी कुल लाभ का बी को कितना मिला, 7/11, यानी कि कुल लाभ 11 हिस्से थे, 11 में से 7 हिस्से किसको मिले, बी को मिले। तो 11 में से 7 हिस्से अगर 7 भाग बी को मिल गए, तो जो बचे जो भाग है वो किसको मिलेंगे, आप बोलेंगे वो ए को मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही जने थे, कोई तीसरा तो लेने नहीं जाएगा ना भाई। जब दोनों जने थे तो उनमें से जो बचा जो भाग है वो किसको मिलेगा, बोले कि वो जो बचा हुआ है, ए बचा, उसको मिलेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई, यहीं इस बात का समझने का बहुत ज़रूरी था। तो ये हम यहाँ से अब मिटा देते। अब समझ में आ गया कि ये 7, ये 4 और 7 कहाँ से आया, ये 4 और 7 कहीं से नहीं आया, ये निकल के आया है किससे, उसी से, ये 7/11 से ही वो निकल के आया है, क्योंकि वो बी का हिस्सा उन्होंने 7 दे दिया था इसलिए। लेकिन उन्होंने ऐसे साफ साफ नहीं लिखा कि उसको 7वां हिस्सा मिला, उसने क्या लिख दिया कि 7/11, क्या लिख दिया उसने, 7/11। यही आपको समझना था। तो अब देखिए ये अनुपात है, तो मैंने क्या बोला कि इसको हम फिर से कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4/7 लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि अनुपात को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो बस अब हमारी इक्वेशन हो गई है और हमारा सवाल जम गया, यानी कि अब हमें कुछ नहीं, सिर्फ इस समीकरण को सोल्व करना है। तो इसका क्या रूल होता है दोस्तों, जब भी ऐसे संख्या दी होती है और यहाँ बराबर में दिया होता है, तो ये जो नीचे वाली संख्या, यानी कि जो नीचे वाली संख्या है ना, इसका ऊपर वाली संख्या में गुणा होता है, और जो ऊपर वाली संख्या है ना, इस नीचे वाली इक्वेशन में इसका गुणा होता है। यानी कि इस 7 का गुणा 30,000 में भी होगा, इस 7 का गुणा 8,000 में भी होगा, इसी प्रकार इस 4 का गुणा 4 में भी होगा, और इस 4 का गुणा 6 में भी होगा। ये हमारी सबसे बड़ी बात, ये आपको समझना, यही तो हमारा बेसिक है ना भाई। ये किसी क्या कि हम ये डायरेक्ट बच्चों को नहीं बताया जाता, वो कंफ्यूज हो जाता है। अभी जैसे एग्जाम में बड़ी बड़ी यूट्यूबर क्या करते हैं कि फटाफट फटाफट काट कर आपको यहाँ सोल्व करके संख्या नोट कर देंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ हुआ क्या है। तो कुछ नहीं दोस्तों, जब भी ऐसे बटे में संख्या हो, तो ये नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में, ऊपर वाले समीकरण में गुणा होता है ना, नीचे वाली संख्या का और ऊपर वाली संख्या का इस नीचे वाली, यानी उल्टा पुल्टा हो जाता है कुल मिला के, है ना। तो अब इसको हम सोल्व कर देते हैं। अगर ये आपस में यहीं कहीं से कट रहा हो, तो ये अब ये हम क्या है कि जो एरो का निशान लगाया था, ये थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या कहानी चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करा हमने, वापस ये बराबर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, हमारा 8 था, तो ये हमारा बराबर हो गया। तो क्या करें दोस्तों, अगर ये आपस में कहीं कट रहे हैं तो हम किसको काट सकते हैं। देखिए 2 के पहाड़े में 2 तिया कितना होता है, 6 होता है, और 2 चुक कितना होता है, 4 होता है। और देखिए दोस्तों, ये 4 से ये 4 कट गया, तो अब बचा कितना है, 30,000 बचा है ना। क्या क्या बचा है, जो जो बचा है वो नोट करते हैं। 30,000 बचा है, नीचे r इंटू 3 बचा है बस, और इधर बराबर में क्या बचा है, 7 बचा है। यानी कि जो बचा है मैं वो नोट कर देता हूँ, क्या क्या बचा है, 30,000 बचा है, यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, 30,000 बचा है, तो ये हमारा 30,000 लिख दिया, है ना। और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है दोस्तों, ये r इंटू 3 करेंगे तो इसको हम ऐसे 3r लिख सकते हैं ना भाई, आपस में गुणा करें तो ये 3r नीचे बचा है भाई। कुछ नहीं, ये r का 3 में गुणा किया तो हम क्या करेंगे, उसको 3r लिख देंगे। और इधर बराबर में क्या बचा है, तो बराबर में देखिए दोस्तों ऊपर 1 बचेगा। देखिए 4 एकम 4 हमने ऐसे काटा था, तो क्या करेंगे हम, उसको क्या करेंगे, 1/7 नोट करेंगे, ठीक है, 1/7। ये समझ में आया, ये समझ में आया ना। तो अब कुछ नहीं, ये 7 का गुणा हम फिर से क्या करेंगे, पूरे ऊपर कर देंगे। तो 7 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो कितना आएगा, पहले तो यहाँ से थोड़ा सा ये मिटा दूँ तो आपको ये थोड़ी सी सारी कहानी समझ में आ जाएगी हम क्या कर रहे हैं। बस मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, आपको वैसे पढ़ते जाना है। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करना है, मेरे से बार बार पूछना है, वीडियो को रिवाइज़ करके देखना है। लेकिन जब तक पूरा सवाल समझ में नहीं आया ना, सिर्फ टाइम पास करने के लिए बिल्कुल भी मत पढ़ना, है ना। अगर आप टाइम पास करके अपना समय गंवा रहे हो तो आप सबसे बड़ी मूर्खता कर रहे हो, आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये मैं पहले बता देता हूँ। नहीं समझ में आया तो 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, है ना भाई। नहीं समझ में आया तो पक्का पूछो, अगर ऐसे घुघू की तरह बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए अब कुछ नहीं कर रहे हम, 7 का गुणा क्या है भाई, इसमें तिरछे में गुणा होता है, तो 7 का गुणा हम 30,000 में कर रहे हैं। तो देखिए 7 या 21 हो जाएगा, है ना। 7 या कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 या 21 हो जाएगा।
तो ये 7 या 21 लिख दिया और हमने 4 जीरो थी तो ये 4 जीरो की हमने 4 जीरो वापस कर दी, ठीक है ना। ये 4 जीरो की 4 जीरो कर दी और जब हम 1 का गुणा 3 में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 3 आर में करेंगे तो वो तो 3 आर ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 आर ही हो जाएगा। यानी कि फिर से वही हमारी इक्वेशन जम के आ गई। क्या जम के आ गया कि 3 आर बराबर 21,000 है, तो मैं बोलूँ कि 1 आर बराबर कितना होगा भाई, 3 आर बराबर 21,000 है तो 1 आर बराबर कितना होगा। यानी कि ये वापस आप चाहो तो इसको यूं भी नोट कर सकते हो, 3 आर बराबर जो आप पुराने फॉर्मेट में लिखते थे बराबर कितना है, 21,000। चाहे आप उसको ऐसे लिखो या वैसे लिखो, बात तो एक ही है ना भाई, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। तो ये है, तो आर की वैल्यू निकालनी है, 1 आर की वैल्यू निकालनी है। तो 1 आर की वैल्यू निकालने के लिए क्या हुआ कि 21,000 को 21,000 में हम क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे जल्दी बताओ। सॉरी ये 21,000 है, मैं 4 जीरो लगाया जा रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं सही है, सही है, ठीक है, सही है, सही है दोस्तों। 21,000 नहीं है, 2,10,000 है। मैं पढ़ने में थोड़ा सा, लेकिन आपको तो क्या है, सवाल की भाषा समझना, हमको क्या ये क्या लिखा है ये हमारा मैटर नहीं है ना। यहाँ पे गलती मत पकड़ना है ना, यहाँ पकड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ मिलने वाला भी नहीं है। सिर्फ हम तो क्या है कि गुणा कर रहे हैं, बस थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है बोलने बोलने में, क्या ध्यान नहीं रहता है कभी, क्या पढ़ाने में हम इतने मगन हो जाते हैं इसलिए। तो क्या करा है कि ये जो 2,10,000 रुपये लिखा है, इसमें क्या है, हमें 3 का भाग करना है, किसका, 3 हिस्सों में बांटना है। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 साथ कितना होता है, 21। यानी कि आर बराबर हमारा कितना आ गया, आर बराबर, और ये 4 जीरो तो 3 सात 21 और 4 जीरो तो 4 जीरो लगा देंगे, तो 7 के बाद हम क्या करेंगे, 4 जीरो लगा देंगे। तो जो हमारी जो रकम निकल के आई वो कितने निकल के आई दोस्तों, वो जो रकम निकल के आई, जो रुपए निकल के, हमें ये रुपए ही तो निकालने थे। किसका निकालना था, अरे बी ने कितना धन लगाया था, धन यानी रुपए, उसने हमने क्या माना था, आर लगाया था। तो आर बराबर कितना आया, 70,000। तो यही 70,000 ही हमारा क्या है, आंसर है। यानी कि उसको कितना धन कमाया उसने धन कमाया दोस्तों, 70,000। वीडियो समझ में आया ना, एक एक बात मैंने पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप करवाया है। वीडियो नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लो, ये छोटे मोटे सवाल नहीं है, बहुत अच्छे लेवल के सवाल है, हाई लेवल के सवाल है, ग्रेजुएशन लेवल के सवाल है। आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसके लिए समझ लीजिए ये बहुत ही रामबाण सवाल है ना। तो ऐसे सवाल आपको आना चाहिए। वो छोटे मोटे सवाल करने था तो हमारा एक बेसिक था, लेकिन ये हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो चलिए हमारा आखिरी सवाल देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो आखिरी हमारा सवाल है, अगला 15वां सवाल। और दोस्तों ये हमारा आखिरी सवाल है और वो बहुत ही हलवा सवाल है। हलवा कैसे, अभी देख लेते हैं, अपन देख लेते हैं। क्या है कि 4 ग्वाल है। ग्वाल कौन होते हैं, अगर किसी को नहीं मालूम है तो जो गायें चराते हैं, जो बकरियां चराते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, ग्वाल बोलते हैं। शहर वालों को नहीं पता होगा, गाँव वालों को बहुत अच्छी तरह पता होगा, क्योंकि उन्होंने भी कभी चराई होगी इसलिए। तो 4 ग्वाल कौन कौन से थे, यहाँ पे 4 नहीं दोस्तों, देखिए 4 ग्वाल ए बी सी ने मिलकर, तो ए बी सी तो ये तो 3 हुए ना, ज़्यादा होशियार बन रहा है। देखिए क्वेश्चन वाला भी है ना, कुछ भी कर रहा है। तो दोस्तों 3 ग्वाल है, आप तो बस 3 याद रखोगे, 4 नहीं। तो क्या है कि ए बी सी क्या है, ये ग्वाल थे। ए बी सी ने मिलकर एक चरगाह, यानी कि क्या है कि जहाँ पे गायों को चराते हैं, जहाँ पे जानवरों को चराते हैं, तो उस भूमि को क्या बोलते हैं, चारागाह बोलते हैं। चारागाह या, क्योंकि वहाँ पे चारा होता है, गायों को खाने का है ना, चारा मिलता है, इसलिए उसको क्या बोलो, चारागाह किराए पर ली। अब किराए पे ली तो ए ने अपनी 15 गाय 4 महीने के लिए चराई, बी ने 25 गाय 2 महीने के लिए चलाई नहीं, सॉरी दोस्तों, चराई यानी कि वो जो घास खिलाया उनको, है ना। और सी ने क्या करा है कि 14 गाय 5 महीने के लिए चराई। तो कुल किराए में से ए का भाग 3600 रुपये आया, यानी कि ए ने कितना पेमेंट किया, 3,600 रुपये उसको किराया बना। तो जो चारागाह था, जो उन्होंने जो भूमि ली थी किराए पे, उसका कुल कितना किराया था ये पूछा। जब ए ने 3600 दिए तो सबने तीनों ने मिलकर कितने दिए, ये बात पूछ रहा है वो। समझ में आया ना क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत हलवा है। तो चलिए, तो क्या कौन कौन है, 3 है, तो कौन कौन सा, ए हो गया, बी हो गया, और कौन हो गया, सी हो गया। दोस्तों मज़ा तो आ रहा हो ना वीडियो का, आप कहीं बोर तो नहीं हो रहे ना। कुछ ऐसा लग रहा हो तो बिल्कुल कमेंट कर देना यार, आपको समझाना ही मेरी जिम्मेदारी। नहीं समझ में आ रहा हो तो बिल्कुल यार कमेंट्स करो, और बहुत ज़्यादा समझ आ रहा है तो क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ, मैंने कसम खाई है कि मैं आपको मैथ सिखा के रहूँगा, लेकिन सीखने वाले में जज्बा होना चाहिए। मैं तो सिखाऊंगा भाई, लेकिन पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ए ने क्या करा था, ए की 15 गाय थी, तो हमने क्या 15 लिख लिया, हम कहाँ मने कर रहे भाई, 15 लिख लिया। कितने कितने महीने के लिए, तो 4 महीने के लिए। तो हम 4 का क्या करेंगे जल्दी बताओ, बोले इंटू कर देंगे बस। तो ठीक है, ये दोस्तों पेन नहीं चल रहा इसलिए थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है। तो 15 × 4 कर दिया। अब बी ने क्या है, बी की कितनी गाय थी, बोले बी की सर 25 गाय थी। कितनी गाय थी,
25 गए तो ये हमने 25 लिख दिया। और कितने महीने के लिए ली थी भाई साहब ने ली थी कितने 2 महीने के लिए चराई थी, तो ये हमने 2 लिख दिया। फिर सी की कितनी गाय थी, बोले सी की 14 गाय थी और कितने महीने के लिए थी, वो थी 5 महीने के लिए। तो हमने ये ऐसा के ऐसा ही इक्वेशन जमा दिया, अनुपात में जमा दिया। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इनका आपस में गुणा करना है। तो 15 चौक कितना होता है, तो 15 चौक 60, यानी कि ए का भाग कितना, ए का अनुपात कितना हो गया 60। 25 दूनी कितना होता है, बोले 50 और 14 पंजे कितना होगा 70। तो ये 14 पंजे 70। हमने कुछ भी नहीं किया, जो जो क्वेश्चन में दिया था वैसे वैसे जमा दिया, आपस में इंटू कर दिया। इससे ज़्यादा अभी हमने कुछ भी नहीं किया है ना, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी कुछ किया ही नहीं तो हीरो क्यों बने। अब दोस्तों क्या होता है कि अगर ये तीनों वैल्यू किसी एक ही पहाड़े से कट रही हो तो हम इसको काट सकते हैं, और नहीं कट रही तो नहीं काटेंगे। अगर तीनों वैल्यू किसी एक ही पहाड़े में आती है तो हम उसको काट सकते हैं, और नहीं आती है तो हम क्या कर सकते हैं, बोले नहीं काट सकते। तो देखिए 10 के पहाड़े में तीनों आती है, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है, आप भी देखो भाई, दिमाग लगाओ। देखिए 10 छक्के बोले 60, 10 पंजे बोले 50, 10 साते बोले 70। तो हमारी जो इनका अनुपात कितना कितना निकल के आया, इनका अनुपात ए का अनुपात निकल के आया 6, बी का अनुपात निकल के आया 5 और सी का अनुपात कितना निकल के आया, बोले 7। तो ये हमारा अनुपात निकल के आया। तो अब अनुपात निकल के आ गया तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। कैसे आया हमने समझा दिया, समझ में आया ना भाई। कुछ भी नहीं किया, जितनी जितनी गाय थी कितने कितने महीने के लिए, वैसा का वैसा ही नोट किया, और आपस में सिर्फ अभी तक तो गुणा किया। और कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करो, मैथ्स पढ़ रहे तो इतना गुणा तो सबको आते ही होगा, आता होगा ना भाई। ये कितना है 6, ये कितना है 5 और ये कितना है हमारा 7। ये हमने यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि नीचे हमें जगह चाहिए इसलिए लिखा है ना, इसमें भी कोई बताने की बात है क्या। तो ये हमारा हो गया। तो इनका अनुपात कितना आया, इनका अनुपात आया दोस्तों 6:5। अरे भाई अनुपात लग जाना, अनुपात 7 ये आया। तो जो ए का भाग, ए ने कितने रुपए दिए थे, बोले 36,000 रुपये, नहीं सॉरी 3,600 रुपये दिए थे। तो उसका अनुपात कितना था, बोले उसका अनुपात था 6। कितना था, अरे 6 अनुपात था ना, ए का हिस्सा 6 अनुपात बराबर उसका कितने दिए थे उसने, 3,600 रुपये दिए थे। भाई जो दिया है वही तो हम लिख रहे हैं ना, तो 3,600 दिए थे। तो ये तो 6 अनुपात की वैल्यू है, 6 भाग की वैल्यू, हमें तो 1 भाग की वैल्यू चाहिए भाई, 1 भाग की वैल्यू चाहिए। तो 1 भाग की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोले कुछ नहीं सर, जो 3600 है उसमें 6 का भाग दे दो भाई, तभी तो एक हिस्सा निकल के आएगा ना। ये 6 हिस्सों की वैल्यू है, और 6 हिस्सों को आपको प्रत्येक हिस्से में बांटना है, तो क्या करेंगे आप 6 का भाग दे दो। तो 6 कम 6 और 6 जंग कितना होता है 36। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितने निकल के आई, और ये 2 जीरो की 2 जीरो। तो 1 अनुपात की वैल्यू निकल के आई हमारी कितनी, 600 रुपये। कितने निकल के आई, 1 अनुपात की वैल्यू हमारी कितने निकल के आई, 600 रुपये निकल के आई। कैसे निकल के आई, ये हमने सोल्व कर दिया। अब जब 1 अनुपात की वैल्यू 600 निकल के आई तो उसने बोला कि चारागाह का कुल कितना किराया लगेगा, तो उनका कुल कितना अनुपात है। तो बोलो सबको आपस में जोड़ दो, यानी कि 6 और 5 और 7 को आपस में जोड़ देना, यानी कि ये सब आपस में अनुपात है ना, तो इन सबको आपस में जोड़ दो। तो इन सबको आपस में जोड़ेंगे, 6 और 5 कितना होता है 11, और 11 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। यानी कि 1 अनुपात बराबर 600 है, तो 18 अनुपात कितना होगा, तो कुछ नहीं सर, इसका गुणा कर देंगे भाई, यही करेंगे ना, इसके अलावा कुछ करेंगे क्या। तो 18 का गुणा हमें 600 में करना, गुणा करना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता हो तो देखो 18 0 से 0, फिर 18 0 से 0, 18 छंकी होती है 108 पहाड़े आपको सीखना है ना भाई, मेरे को आता है इसलिए मैंने वो लिख दिया। तो उन्होंने कुल किराया कितना दिया दोस्तों, उन्होंने कुल किराया दिया हमारा कितना दिया 10,800 रुपये। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो कैसा लगा वीडियो, मज़ा आ रहा ना। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कुछ भी नहीं रखा है आपको, अगर आपका बेसिक तैयार हो गया ना तो आप चुटकियों में सवाल सोल्व कर ले जाएंगे, है ना, ये मेरा मानना है। तो आपको क्या है कि सिर्फ कुछ भी नहीं करना दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है, 2 बार वीडियो को देख लेना है, आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ क्या करना है मैं बता, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको, ये अंगूठा का निशान है ना, इसको दबाने का, लाइक करना, और नीचे जो रेड सा सब्सक्राइब लिखा ना उसको प्रेस करना है, उसको दबाना है, और उसके बगल में एक बेल आइकन की घंटी बनी होगी, ऐसे इस घंटी को भी दबाना है। तो इससे क्या है कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसे बेल आइकन बना होगा, इस घंटी को भी आपको दबाना है। और कुछ भी नहीं समझ में आया तो ये कमेंट्स करने का है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, जय हिंद जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। ठीक है दोस्तों, बाय।